बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम डेंटिस्ट्री विद डॉक्टर यूसुफ शाहिद के साथ मैं हूं आपकी होस्ट इदा नज़ीर। नाज़रीन, हम अपने प्रोग्राम में दांतों, उनकी बीमारियों, डेंटल एस्थेटिक्स और डेंटल केयर के मुतालिक डिस्कशन करते हैं। और नाज़रीन, आज का हमारा टॉपिक बहुत ही ख़ास है और बहुत ही चंद लोग हैं जो इसके बारे में जानते हैं। अगर आप इंसानी लेवल पे देखें तो हमारे दांत, हमारे दहन एक स्पेशल एंगल पे कर्व्ड हैं। हमारा चेहरा, उसकी एक ख़ास विड्थ और लेंथ है। इसी तरह हमारा बॉडी साइज़। नाज़रीन, अगर हम कुदरत में देखें तो फल, फूल, जानवर, पौधे, और अगर हम आसमान पे देखें तो कॉस्मोस, क्या इनके दरमियान कोई ताल्लुक़ है? क्या इनमें कुछ कॉमन है? हैरत अंगेज़ तौर पर है। नाज़रीन, ये सब एक ख़ास रेशो फॉलो करते हैं जिसको हम गोल्डन रेशो कहते हैं। तो आज हम अपने प्रोग्राम में गोल्डन रेशो पे डिस्कशन करेंगे स्पेशलिस्ट डेंटल सर्जन जनाब डॉक्टर यूसुफ शाहिद साहब के साथ। जी, अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। डॉक्टर साहब, गोल्डन रेशो क्या चीज़ है और हम क्या कहेंगे, मतलब ये किसने कब डिस्कवर की और इसका हमारी डेंटिस्ट्री से क्या ताल्लुक़ है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट प्रोग्राम में हमने डिस्कस किया था कि जब दांतों को विजिबिलिटी जो होती है तो सेंट्रल दांत की जो है वो लेटरल की उसकी जो है वो 0.61% जो कि तुमने देखा था कि वो सारी एक रेशो जाती है जी। और हमने वहाँ डिस्कस किया था कि इसे गोल्डन रेशो कहते हैं जी। अब डेंटिस्ट्री में इसके अलावा अगर हम चेहरा देखें तो ये चेहरा भी हैरत अंगेज़ तौर पे हमारे चेहरे की विड्थ जो है और हमारे जो बॉडी की, जैसे आपने भी कहा कि बॉडी में जो रेशो है वो हैरत अंगेज़ तौर पे एक जो खूबसूरत रेशो वो होती है। अगर वो खूबसूरत तरीन अपने तनासब में हो तो वो एक पैटर्न फॉलो करती है और वो पैटर्न गोल्डन रेशो का है। गोल्डन रेशो क्या चीज़ है, इसको कहाँ डिटेक्ट हुआ? असल में ये आमतौर पे ये समझा जाता है कि इसकी डिटेक्शन तो बहुत पहले हुई। इसको अप्रिशिएट तो ये जो ग्रीक्स थे उन्होंने करना शुरू कर दिया था जी। और ग्रीक में एक उनके बहुत अच्छे मैथमेटिशियन गुजरे हुए यूक्लिड। तो आपने अपने फिज़िक्स में पढ़ा होगा यूक्लिडियन ज्योमेट्री, यूक्लिडियन रेफरेंसेस वगैरह, वो यूक्लिड के नाम से हैं। एंड ही वाज देयर इन 300 BC। तो उन्होंने ये देखा कि कुछ चीज़ों में जो है वो उसका जो मुतनासिब जब शक्ल में वो देखते हैं तो उसमें एक ख़ास शेप आती है जी। और उस शेप को और उस तनासुब को जब वो फॉलो करते हैं तो चीज़ों में खूबसूरती भी आती है और चीज़ें ज़्यादा अच्छी भी लगती हैं। इसके बाद वो वहाँ की ज्योमेट्री में यूज़ होता रहा। उस ज़माने की जो बहुत सारी बिल्डिंग्स हैं, उस ज़माने की जो बहुत सारी शाहकार चीज़ें हैं और बाद में कई बहुत अच्छे मुसव्वरों की पेंटिंग्स में भी इस रेशो को जो है वो यूज़ किया गया। ये रेशो क्या है जी। इसके मतलब क्यों समझ लीजिए कि कोई फिबोनाची एक साइंटिस्ट थे, मैथमेटिशियन, लियोनार्डो फिबोनाची, और ये इनका ताल्लुक़ जो था वो स्पेन से था। तो इन्होंने मैथमेटिक्स को, जो अरेबिक मैथमेटिक्स थे उस ज़माने में, वो इधर यूरोप में यूज़ नहीं थे होते, यूरोप में रोमन यूज़ होते थे। तो इन्होंने देखा जो अरेबिक हैं वो बहुत ज़्यादा इजी टू यूज़ हैं और बहुत ज़्यादा एक्यूरेट हैं। तो ही वाज द फर्स्ट पर्सन जिसने ये जो आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पढ़ते हैं, ये जो अरेबिक था इसको इन्होंने यूज़ करवाया यूरोप में और आज यही मैथमेटिक्स की बुनियाद है, यही डिजिट्स हैं जी। तो इस इन्होंने एक चीज़, क्योंकि इन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया था इस पर, तो इन्होंने एक चीज़ नोट की और वो बड़ी हैरत अंगेज़ चीज़ थी। मैथमेटिक्स में बहुत सारी खूबसूरत चीज़ें हैं। असल में ये प्रोग्राम शायद किसी मैथमेटिशियन को करना चाहिए था, लेकिन बीइंग डेंटिस्ट क्योंकि हमारा भी इससे जिक्र आया और एक इंसान के तौर पे वी आर अ पार्ट ऑफ दिस नेचर, तो वाई नॉट। तो उसमें उन्होंने ये देखा कि अगर 0 को 1 से जमा कर दिया जाए तो आंसर इज़ 1 जी। अगर 1 को 1 से जमा किया जाए तो आंसर इज़ 2। अब अगर 1 और 2 को जमा कर दिया जाए तो आंसर इज़ 3। अब इस आंसर को अगर पिछले जो आपका इक्वेशन थी उसमें जो बड़ा कैपिटल था, जो उसमें ज़्यादा बड़ी वैल्यू वाला था, वो 2 था जी। तो अगर आप 2 को 3 से करें 5, तो आंसर 5, 4 स्किप हो गया इसमें जी। और अगर आप 5 को 3 से करें तो आंसर इज़ 8। नाउ अगर आप 8 को 5 से करें तो आंसर इज़ 13 जी। 13 को 8 से करें आंसर इज़ 21। अब बहुत सारे इसमें से जो है ना डिजिट्स वो आपके स्किप होते जा रहे हैं, हत्ता कि 21 में अगर आप 13 करें तो 34। ठीक है, एक सीम्स टू बी कि आपने यूँ जमा किया और ये कहा गया, इसका क्या ताल्लुक है?
जी। लेकिन हैरत अंगेज़ बात यह है कि आप जब इनकी डिवीज़न लेती हैं, मिसाल के तौर पे आपने 3 को 2 से डिवाइड करें 1.5 और जी। अब आप जब ज़रा सा ऊपर जाती हैं, अब आप 5 को 3 से डिवाइड करें 1.67 के जी। करीब। अब ये रेशो 1.6 के करीब आ गई। अब जब आप इससे ऊपर जाते हैं, 8 को डिवाइड करें 5 से, इट इज़ 1.6। जी। 13 को डिवाइड करें 8 से 1.6। जी। 21 को डिवाइड करें 13 से 1.6 कांस्टेंट होना शुरू और 34 को डिवाइड करें 21 से। अब अगर इसे आप लिखती जाएं और करती जाएं, जी। तो जब तक यूनिवर्स चलेगी या जब तक टाइम चलेगा या जब तक हम थक नहीं जाते, इस रेशो का जवाब हमेशा 1.6 होता है। ठीक। अब दिस वाज वेरी फैसिनेटिंग कि ये जो है ऐसा एक नेचर में एक ऐसी चीज़ पानी जाना। अब लेकिन इसको फेबेनिकाई ने कहा कि ये जो है एक सीरीज़ है, इसको फेबेनिकाई नंबर कहने शुरू कर दो लोग। लेकिन इसके बाद आपको एक बहुत बड़ा नाम मैथमेटिक्स की दुनिया का, बल्कि साइंस की दुनिया का, एस्ट्रोनॉमी की दुनिया का, केपलर। जी। आपको पता है केपलर ने प्लानिटरी मोशंस का जी। फार्मूला देखा, कैसे वो स्वीप करता है। केपलर ने इसको देखा, बिकॉज केपलर भी बहुत ज़्यादा जो था वो इन्वॉल्व था इन चीज़ों में। वो भी बड़ा मैथमेटिक्स को देखता रहता था। जब उसने वो टी स्क्वायर और आर क्यूब का फार्मूला लेना था, तो उसने बहुत सारी चीज़ों को आपस में रैंडमली मिलाया, बहुत सारी कैलकुलेशन की। उसने ये देखा कि ये जो रेशो है ये कायनात में बहुत सारी जगहों पे अप्लाई होती है। तो केपलर ने इसको बल्कि ये कहना शुरू कर दिया, उसने जब यूनिवर्स को देखा, उसने जब दुनिया को देखा, उसने जब इर्द गिर्द की चीज़ों को अप्रिशिएट किया, अब डिड्यूस उसने ये किया कि ये रेशो सिर्फ 1.6 नहीं है जी। इसकी ज्योमेट्रिकल जो एक्सप्रेशन है इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगल, इन द फॉर्म ऑफ सर्कल और इन द फॉर्म ऑफ अ ट्रायंगल, ये जो हैं सारों की एप्लीकेशन इतनी ज़्यादा है कि उसने एक वर्ड यूज़ किया कि मुझे लगता है कि यूनिवर्स का बिल्डिंग ब्लॉक है ये, इसके अंदर यूनिवर्स के डिज़ाइन का राज रखा हुआ है। अब ये वो आदमी बात कर रहा है केपलर जी, जिसके लॉज को आगे बढ़ा के न्यूटन ने ग्रेविटेशन ला दिया है। तो इस फेबेनिकाई नंबर्स की अहमियत का हम अंदाज़ा इससे लगा सकते हैं। ये अमेजिंग बात आपने बताई है डॉक्टर साहब। बिल्डिंग ब्लॉक मतलब इतना हमारे यूनिवर्स में इतना कॉन्स्टेंटली यूज़ हो रहा है। तो डॉक्टर साहब इससे रिलेटेड एक टर्म है फेबोनेचाई कर्व, जो हमने लोग क्लेम करते हैं वही बात कि ये पौधों से लेकर यूनिवर्स के हायर लेवल्स तक पाया जाता है। तो आप इसको भी एक्सप्लेन कर दें, ये कर्व क्या है? डॉक्टर साहब बिल्कुल ठीक है। ये जो फेबोनाइट नंबर्स हैं, इनको जब हम किसी चीज़ पे डिफरेंट ज्योमेट्रिकल फिगर्स पे अप्लाई करते हैं तो उनकी फिर एक ख़ास रेशो भी निकलती है। असल में जो इसके कर्व है वो एक बड़े ख़ास तरीके से अचीव की जाती है, और वो यूँ होता है कि एक ख़ास नंबर हमने देखा कि ये 1 to 1.6 इसकी रेशो है। अगर आप डिफरेंट रेक्टेंगल्स लें तो रेक्टेंगल्स में डिफरेंट पॉसिबिलिटीज़ होती हैं, लेकिन अगर आप दो स्क्वायर्स को साथ साथ मिला दें उससे जो रेक्टेंगल बनती है उसको हम फेबोनेचाई रेक्टेंगल कहते हैं। इसका रेशो 1.6 और उसका होता है। अब इन जब स्क्वायर्स को हम मिलाते हैं, पहली दफ़ा दो स्क्वायर्स को मिलाने के बाद, तो उसके बाद क्या करते हैं हम कि अगर वो स्क्वायर एक का साइज़ 1 है तो ज़ाहिर है स्क्वायर के चारों जो होते हैं उसके 1 ही होंगे। तो दो स्क्वायर्स को बुलाया, उसके बाद हम जब तीसरा स्क्वायर मिलाएं उसकी मुताबिक करेंगे, वो होगा 1 + 1 2 जी। तो इस तरह जो हमें कर्व हासिल होगी उसकी जो रेक्टेंगल बनेगी। अब ये हर रेक्टेंगल इसको हम फेबोनेचाई नंबर के साथ मिलाते जाएंगे। 3 के बाद जब 2 और 3 को करेंगे तो 5 आएगा, तो आप 5 सेंटीमीटर लंबी एक बना लें। अब ये जब सारी आपस में रेक्टेंगल्स बनती हैं, इन रेक्टेंगल्स को अगर हम छोटी रेक्टेंगल अंदर रखिए और बाद में बड़ी रेक्टेंगल्स आती जाएंगी, अगर हम अंदर से एक कर्व लेके इसके जो पॉइंट्स जहाँ ये आपस में मिलते हैं दो स्क्वायर्स या रेक्टेंगल्स, उसको आपस में जोड़ते जाएं तो एक ख़ास कर्व बनता है जी। और इस कर्व को फिर इस फेबोनेचाई कर्व कहते हैं। अब इस कर्व को ये देखा कि ये कर्व बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये कैसे इम्पॉर्टेंट है कि ये देखा गया जो आपके फूलों की स्ट्रक्चर्स वगैरह हैं, जो आपके बहुत सारे इंसेक्ट्स की स्ट्रक्चर्स हैं, वो इसको फॉलो करती हैं। अब इसमें क्या बात है, मिसाल के तौर पे अगर आप पाइन एप्पल लें जी, तो पाइन एप्पल के आपको पता है अगर आप उसके जो पाइन्स छोटे छोटे बाहर निकले होते हैं ना,
जी, अनानास के, जी जी, तो अगर आप उनको देखें तो उन वो एक लाइन पे आप मिलाएं तो वो कर्व की तरह चल रहे हैं। अगर अब वो कर्व्स दोनों तरफ बनेंगे, राइट साइड पे बनेंगे, लेफ्ट साइड पे बनेंगे, तो ये जब इनके कर्व्स आपस में मिलाए गए और गिना गया तो देखा गया कि कभी वो कर्व्स 13 और 8 होते हैं, कभी वो जो कर्व्स हैं वो 8 और 5 होंगे, कभी वो 21 और 13 होंगे। लेकिन हैरत अंगेज़ बात यह है कि वो हमेशा इन्हीं नंबर्स के अंदर लाए करते हैं, फिबोनाची नंबर्स जो फिबोनाची है। नंबर्स को। अब ये चीज़ें तो सिर्फ आप नहीं कह सकती ना कि मैंने 2 और 3 को किया तो 5 आ गया, 5 3 को किया 8 आ गया, 8 5 को किया 13 आ गया। जी इसी तरह आपके जो होते हैं पाइन कोन्स, जी पाइन कोन आपको पता है वो जो उसका अंदर जो वुड सी होती है वो निकले होते हैं छोटे छोटे, जी जब उनका भी आप दूर से देखें तो वो भी एक कर्व बना रहे होते हैं। जब इन कर्व को गिना गया तो ये भी हमेशा फिबोनाची नंबर पे पूरे उतरते हैं। ठीक। सनफ्लावर के अंदर आपने देखा है कि इर्द गिर्द पेटल्स होती हैं और अंदर बहुत सारे पॉलन्स लगे होते हैं, जी सूरजमुखी फूल में। जी जी, अब वो जो आपके अंदर इसमें लगे हुए हैं, अगर आप उनकी कर्व्स गिने तो हैरत अंगेज तौर पे वो भी जो है फिबोनाची नंबर्स को कर्व, ज़्यादातर वो 34 21 होती हैं, ठीक। बाज़ औक़ात वो 13 और 21 और 13 भी होती हैं। तो दिस वाज अमेजिंग, देयर इज़ नो लॉजिक बिहाइंड दैट कि व्हाई इट शुड बी लाइक दिस, होता है। और इसके अलावा आप स्नेल, अगर उसका आपने जो शेल होता है ना, ये जिसके अंदर स्नेल देखा है आपने समुंदर पे, वो जो छोटा सा, जी जी, उसके शेल की स्ट्रक्चर याद करें, स्पाइरल होती है। स्पाइरल होता है। जी ये जो गोल्डन स्पाइरल है ना, जी ये सिर्फ आपको यहाँ नहीं मिलेगा। अब आपने कहा कि सेकंड इसका ताल्लुक कॉस्मोस पे, तो हैरत अंगेज तौर पे जो स्पाइरल हमारी गैलेक्सीज है ना, बड़ी कहकशाएं, उनकी स्ट्रक्चर बिल्कुल उस स्नेल शेल से मिलती है। वैसे ये तो अमेजिंग है। ये बहुत अमेजिंग है, जी ये बहुत अमेजिंग है कि आखिर एक चीज़ जो है वो क्या है इस डिज़ाइन में, और ये रैंडमली ये डिस्कवर हुआ था। तो इसका जो है वो कहाँ से शुरू होके वो कहाँ जा रहा है, तो इसका स्पाइरल कर्व को जो इसका है वो बहुत ज़्यादा तवज्जो हासिल की है उसने, क्योंकि इस डिज़ाइन के अंदर आपकी स्टार्स अलाइन हो रहे हैं, जी, आपकी गैलेक्सीज अलाइन हो रही हैं, आपके फूलों के और आपके फलों के साइड्स जो हैं वो अलाइन हो रही हैं। तो इसलिए ये जो है कर्व बड़ा इम्पोर्टेंट है। तो डॉक्टर साहब गोल्डन रेशियो जो है वो इंसान के दांत के अलावा और भी कहीं पाई जाती है? इंसान में जी 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 जी, असल में ये कर्व है, मैं आपको बड़ी हैरत अंगेज़ बात बता रहा हूँ कि सिर्फ हमने दांतों में देखा, जी उसके बाद आपका जो फेस है, जी फ़र्ज़ करें आपका फेस 8 है, तो यूजुअली आपकी जो इसकी ऑर्बिटल का बाहर वाला हिस्सा है ये 5 पे जाता है, इसकी विड्थ। जी। और अगर इंटरप्यूपिलरी डिस्क ये 5 होता है तो ये 3 हो, जी और जो नेज़ल आपके दोनों का फासला है वो 2 हो। ठीक, तो ये, या फिर अगर वो बढ़ रहा है तो इसी रेशो से बढ़ता है कि उनको आप अगर 5 पॉइंट कुछ को 8 पॉइंट कुछ से आप डिवाइड करें तो आंसर 1.6 आए। तो वही नंबर है 5, ये वही नंबर है। 8 5 3। और अगर चेहरे की डिवीज़न एक दूसरे से करने के बाद ये नंबर आता है तो वो चेहरा खूबसूरत होता है, बैलेंस होता है, सिमेट्रिकल होता है। ठीक, आप अपने बाजू को सीधा करें जी तो आपके बाजू की जो फुल लेंथ है, अगर उसको आप 1.6 लें तो आपकी जो एल्बो है, एल्बो से लेके आपकी आर्म पिट तक जो है, ये रेशो अगर इसकी 1.6 है और ये 1 हो तो समझा जाता है कि ये बिल्कुल एग्जैक्ट है, ये बाजू खूबसूरत लगता है। सही। इसी तरह अगर आपका बाजू लंबा हो, जी आपने अपने एल्बो से लेके हाथ तक का फासला लिया, फिर आप अपने रिस्ट से लेके हाथ की लेंथ देखें, तो इसका रेशो भी जो एग्जैक्ट और आइडियल रेशो है वो वही गोल्डन रेशो है, 1 to 1.6। ठीक ठीक, और इंसान की अगर हाइट देखी जाए जी तो उसकी टोटल हाइट विथ लोअर बॉडी जो उसकी हाइट है, जो नेवल पॉइंट से शुरू करके आप लें, तो देखा गया है कि आइडियल और अच्छी हाइट जो है वो भी गोल्डन रेशो के बिल्कुल मुताबिक होती है। अगर टांगें इससे ज़्यादा छोटी हो जाए तो भी बुरी लगती हैं, इससे ज़्यादा लंबी हो जाए तब भी बुरी लगती हैं। इसके अलावा डॉक्टर साहब जी आपको अपना DNA, जी अब दिस इज़ समथिंग अमेजिंग, उसकी एक्सप्लेनेशन खुदा ही जानता है। आपका DNA की जो डबल हेलिक्स है वो कर्व हुई होती है। जी अब इसका एक कर्व का जो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट इसकी जो विड्थ है और इसकी जो डबल हेलिक्स की विड्थ है, उन दोनों को मेजर करें तो आपको पता है क्या आंसर आता है, एंड यू नो दैट इज़ मेजर्ड इन एंगस्ट्रॉम। जी। तो वो है 21 और 34। डॉक्टर साहब ये तो अमेजिंग है, ये वही नंबर ये है। वही नंबर है। जी एक कर्व से लेके
दूसरे कर्व तक जो है 34 है और जो विड्थ है डबल हेलिक्स की वो 21 एंगस्ट्रॉम्स। अब इस हद तक आप देखें फ्रॉम द वेरी माइक्रोस्कोपिक लेवल टू द कॉस्मोस, आपने इसे देखा। और हमारे बॉडी में आपने देखा कि हमारी आर्म लेंथ, हमारा जो हाइट है वो सारे का सारा इसको फॉलो करते। फिर आप अपनी कान की स्ट्रक्चर को देखें और स्नेल शेल का जो मैंने आपको कहा है वो याद करें, तो कान की स्ट्रक्चर आपकी उसी स्पाइरल को फॉलो कर रही है। ठीक। तो ये ऐसी चीज़ है जो कि, और मैं आपको बताऊं अभी तो स्टडी ये हो रही है कि आपके जो बॉडी ऑर्गन्स हैं जी, उनमें से बहुत से ऑर्गन्स ये स्पाइरल उनका जो कर्व है उसको टच करते हुए अगर आए तो वो ठीक है, वो ज़्यादा अच्छा साइज़ है उनका। तो इस लिहाज से ये जो स्पाइरल कर्व है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर साहब ये जितना गोल्डन रेशो की तरफ चीज़ें जाती हैं वो उतनी परफेक्शन की तरफ जाती हैं। जी, वो उतनी परफेक्शन की तरफ जाती है। डॉक्टर साहब इसमें जिस तरह आपने बताया गोल्डन रेक्टेंगल्स भी होते हैं, तो गोल्डन ट्रायंगल और गोल्डन सर्कल्स भी एग्जिस्ट करते हैं। दिस इज़ अमेजिंग कि हमें से जितना जाते जाएं, या साइंटिस्ट ने या मैथमेटिशियंस ने या ज्योमेट्रिशियन ने, उन्होंने जितना भी इस पर काम किया है, अब इसमें आता है गोल्डन, इसमें एक एंगल भी है कि अगर आप सर्कल को यूं डिवाइड करें तो आप 1/θ की वैल्यू लें और उसको आप लेखें तो वो 222 आती है। और अगर आप 222 को आप उसमें से इस रेशो को डाल के निकालें तो ये दो एंगल बनते हैं जो 137.5 की और 184 का बनता है। तो 137.5 का जो एंगल है वो इस रेशो से निकलता है। अब उस एंगल की क्या अहमियत है, अब ये तो देखें ना, एक ने आपने सर्कल ड्रॉ कर लिया, उस पर ये रेशो अप्लाई की और उसमें आपने देखा कि 137 पे ये रेशो आती है। लेकिन जब हम फूलों की पत्तियां देखते हैं तो जो 3 फूलों की पत्तियां फिबोनाची नंबर पे हैं, इधर ये 3 होंगी, 5 होंगी, 8 होंगी, 13 होंगी, 21 होंगी अगर पत्ती नहीं गिरी तो। अगर पत्तियां पूरी हैं तो हमेशा इसी नंबर पे आती हैं, दरमियान का कोई नंबर नहीं। दरमियान के नंबर पे अगर पत्तियां पूरी आ गई हैं और पत्ती गिरी नहीं है, पेटल कोई गिरी नहीं है, वो हमेशा फिबोनाची नंबर्स को फॉलो करती है। अब क्या होता है कि अगर फ़र्ज़ करें एक छोटा फूल, उसकी सिर्फ 3 पत्तियां हैं तो एक पत्ती ऊपर होती है, 2 पत्तियां साइडों पे होती हैं और वो 137 के एंगल पे होती हैं। ठीक। अब ये आप देखें कि अगर 3 पत्तियां हैं और जो नेक्स्ट 3 पत्तियां उगेंगी वो एक दूसरे से 137 के एंगल पे होती हैं, यानी उनके 2 के दरमियान 84 होगा और बाकी जो है वो 2 पत्तियां 37। तो ये गोल्डन कर्व एंगल भी इसका जो है, ये जो उसमें वो भी अप्लाई होता है यूनिवर्स में, और ये यूनिवर्सल लेवल पे अप्लाई होता है। तो डॉक्टर साहब अभी जिस तरह आपने बताया कि ये अप्लाई हो रहा है यूनिवर्सल लेवल पे, माइक्रोस्कोपिक से लेकर कॉस्मोस लेवल पे, तो इसकी क्या रीज़न है? रीज़न तो एक बात है, खुदा ही बेहतर जानता है, लेकिन आमतौर पे साइंटिस्ट ने ज़ाहिर उनकी फिर एक, या मैथमेटिशियन, इन लोगों ने मेहनत करते हैं। इन्होंने देखा कि आखिर इस अगर पेटल यहाँ ना लगे, फ़र्ज़ करें एक फूल में 4 पेटल्स हो जाए, तो उन्होंने देखा कि वो स्टेबल नहीं है, वो हवाओं को और वो बाकी चीज़ों में वो पत्तियां जल्दी गिरेंगी, एक बात। ठीक। दूसरा ये है कि अगर फूल पे 3 पत्तियां आती हैं और फिर 3 और आ जाती हैं तो उन तीनों पत्तियों की वजह से क्या होगा, जो अगली 3 पत्तियां आएंगी, फूल और फल और प्लांट्स ये सारे जो है ये रोशनी लेते हैं, मैक्सिमम रोशनी चाहते हैं। तो वो मैक्सिमम रोशनी के लिए ये पैटर्न जो है बेस्ट है। अगर इस पैटर्न के अलावा एक लेयर ऑफ पैटर्न्स के ऊपर दूसरी लेयर आएगी और फिर जब तीसरी लेयर आएगी ना, तो वो नीचे वाली पत्तियों के पास रोशनी नहीं जाने देगी। इसी तरह जो कर्व्ड है, ये कर्व जो है इसमें स्टेबिलिटी बड़ी है। और ये देखें कान की स्ट्रक्चर इस तरह से अल्लाह ने बनाई है कि आप मैक्सिमम साउंड वेव्स को कैच कर सकें, आवाज़ की लहरें ज़्यादा से ज़्यादा इसमें से गुजर सकें बग़ैर टकरा के वापस आए। तो इसके लिए ये जो कर्व की शक्ल है, इसमें ये सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी है चीज़ों को एब्जॉर्ब करने की। अगर आप स्पाइरल गैलेक्सी देखें
जी। तो वो उनमें स्टार्स, बिलियन ऑफ बिलियन स्टार्स एक गैलेक्सी में हैं। अब उनका आपस में टकराने का ख़तरा भी बहुत ज़्यादा है जब वो पैदा हो रहे हैं। अब वो स्टार सारी गैलेक्सीज मूव कर रही हैं, तो ऐसी शेप चाहिए जिसमें आपस का टकराव कम से कम हो और वो आज़ादाना साथ के साथ मूव भी कर सके। तो ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो एंगल है, ये जो उसकी कर्व हैं, ये देखा गया कि सबसे अगर टाइम से ज़्यादा टेस्टेड, अगर टाइम टेस्टेड देखा जाए तो ये सबसे ज़्यादा स्टेबल डिज़ाइन ये है। ठीक। तो इस लिहाज से देखा जाए, इसी तरह जी। बहुत सारी चीज़ें आपने, अगर हम इसकी देखें एक ट्रायंगल, जी। तो एक गोल्डन ट्रायंगल होती है और वो गोल्डन ट्रायंगल फिबोनाची नंबर के एंगल को फॉलो करती है और वो होती है 36, 72, 72। जी। अगर इसका एक एंगल हम ले लें, इसके अंदर से एक और ड्रा करें, तो जो बाकी एरिया बचता है वो 1 थीटा होता है। जी। और अगर उस 1 थीटा को हम इस एंगल के पिछले इस कर्व के, इस ट्रायंगल के साथ दोनों तरफ लगा दें तो एक आइडियल पेंटागन बन जाती है। ठीक। और ये भी बड़ा स्टेबल है। आप देखें बहुत सारे डायमंड्स के जो एंगल हैं वो इसको फॉलो करते हैं, इस ट्रायंगल को फॉलो करते हैं। इसके इस ट्रायंगल को, और उसका जो कर्वेचर है, पिरामिड का जो आपका लेवल बनाया गया है, जो स्ट्रक्चर बनाया गया है, वो भी इसको फॉलो करता है, क्योंकि मैक्सिमम स्टेबिलिटी प्रोवाइड स्टेबिलिटी आती है। तो इसका बड़ी वजह अभी तक तो ये कि इसका जो फ़ायदा नज़र आ रहा है। बाकी खुदा ने इसको क्यों इस तरह रखा वो खुदा जानता है। तो डॉक्टर साहब, फिर इससे तो हमें ये पता चलता है कि कुछ भी रैंडम नहीं है, हमारी बॉडी से लेकर कॉस्मोस तक। तो डॉक्टर साहब, इसमें फिर अगर कुछ रैंडम नहीं है, सब कुछ डिज़ाइंड है, तो एक डिज़ाइनर भी होंगे। तो डॉक्टर साहब, इसमें आप क्या कहेंगे जो एथियस्ट लोग कहते हैं कि वो डिफाई करते हैं खुदा की एग्जिस्टेंस पे, तो आप इस पे क्या कहेंगे? देखें, ये अल्लाह पाक ने कहा है कि मैं किसी भी शख्स को उसकी ज़िंदगी में उसके नफ्स के साथ और आफाक पे उसके लिए हकीकत साफ ज़ाहिर कर दूँगा। जी। इसके बाद वो ईमान लाए ना लाए उसका मसला है। जी। तो ये अल्लाह पाक उन लोगों को जो रिसर्च कर रहे हैं, मैथमेटिशियन हैं, तो अल्लाह ने मैथमेटिक्स में भी अपनी निशानियाँ रखनी थी, जी। जिसको देख के पता चले कि इसकी कोई रीज़न नहीं है लेकिन ये है। तो जब किसी चीज़ को खुदा अपनी शक्ल से नहीं देखा जाता, वो अपने वजूद से सामने नहीं आता, अपनी कुदरतों से, अपनी आयात से, अपनी निशानियों से पहचाना जाता है। ठीक। तो मैथमेटिक्स वाला कहे कि मेरे लिए क्या निशानी है, या बायोलॉजिकल हम लोग जो हैं जी। हम सोचें कि हमारे जिस्म में या कायनात में क्या निशानी है, जी। तो अल्लाह पाक ने फूलों से लेके, फलों से लेके, अभी तो मैंने सीड्स की एग्जांपल नहीं दी, जो सीड्स जो होते हैं ना फलों के अंदर, अगर आप काटते हैं वो फिबोनाची नंबर्स को हमेशा फॉलो करते हैं। अगर आप सेब काटें बिल्कुल साइड से, तो उसके अंदर जो सीड्स पड़े हैं या वो 3 होंगे, किसी और फल में हो सकता है वो 5 हों, लेकिन वो फिबोनाची नंबर से बाहर नहीं जाते। तो ये अल्लाह पाक, देखें ना, फिबोनाची तो हमने नाम दे दिया ना, एक बंदे ने डिस्कवर किए हैं, असल तो अल्लाह पाक ने रखा है। ऐसा ही है। तो ये आयात उसकी हकानियत, उसकी मौजूदगी, उसकी वहदानियत की तरफ इंसान को लेके जाती है। डेफिनेटली देयर इज़ अ प्रोग्रामर, डेफिनेटली देयर इज़ अ डिज़ाइनर, और वो डिज़ाइनर भी वो है, प्रोग्रामर भी वो है। ठीक। डॉक्टर साहब, बहुत अच्छी गुफ्तगू थी और बहुत इंफॉर्मेटिव थी, आपका बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, इसके साथ हमारा प्रोग्राम ख़त्म होता है। आपने देखा कि किस तरह गोल्डन रेशो हमारी बॉडी से लेकर कॉस्मोस लेवल तक फॉलो हो रही है। तो अपनी कीमती राय का इज़हार करना मत भूलिएगा, और अगर आपको कोई सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।